नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। मेरी क्लास 12th सीजी और सीबीएसई और विभिन्न बोर्डों के छात्रों के लिए नियमित यूट्यूब में निःशुल्क क्लास चल रही है, जिसमें आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या लिंक या फेसबुक के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो कृपया आप यूट्यूब में अशोक पोर्ट भरे सर्च कीजिए और रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है उस बटन को आप दबा दीजिए, तो आप क्या हो जाएंगे, नियमित रूप से क्लास में शामिल हो जाएंगे। और आइकॉन बेल को दबा देते हैं तो मेरे द्वारा किए गए अपलोड वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिलेगी। अगर इसके पूर्व के वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा है क्लास 12th सीजी सीबीएसई न्यू वीडियो, तो वहाँ पे आपको करंट में मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे, जिससे कि आपको पीछे की जो भी समस्या है वो आपको हल हो जाएगी। चलिए आज देखते हैं हम पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, कैसे और क्यों बनाया जाता है। तो हम देख रहे हैं इसके हमारा जो चैप्टर चल रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, साझेदारों का पुनर्गठन। तो साझेदारों के पुनर्गठन में रिकंस्ट्रक्शंस में आपको 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है चेंज इन द रेशियो, इनके लाभ हानि में विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन। दूसरा हमारा चैप्टर है न्यू साझेदार एडमिशन, नए साझेदार का प्रवेश। तीसरा चैप्टर हमारा आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं डेथ, मृत्यु। तो हर जगह हर चैप्टर्स में हमको एक जो अकाउंट महत्वपूर्ण है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्यों पड़ रही है, तो पहला हमारा है जब लाभ हानि खातों का हम परिवर्तन कर रहे हैं, पुराने साझेदार अपने पूरे डीड में परिवर्तित कर दिए हैं, जिसमें किसी को सैक्रिफाइसिंग हुआ था और किसी को गेनिंग हुआ था। तो हम आज के डेट पे जिस समय इन्होंने अपना डीड में परिवर्तन किए, उस डेट पे हमारे पास जो भी एसेट्स होती है, उन एसेट्स का आज के डेट पे वैल्यूएशन किया जाता है, और जो भी लायबिलिटीज होती है उनका भी निर्धारण किया जाता है। और एसेट्स और लायबिलिटीज का निर्धारण करके हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और उसका डिफरेंस जो आता है, अगर डेबिट साइड में कम आता है तो प्रॉफिट होता है, और क्रेडिट साइड में कम आता है तो लॉस होता है। तो इस प्रॉफिट को जितने भी साझेदार है हमारे, इसको हमारा ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, या हम न्यू रेशियो हम बनाते हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग के हिसाब से बनाएंगे। तो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर आपस में जो परिवर्तन करने से किसी साझेदार को लाभ या हानि हुई है, उस रेशियो पे क्या करते हैं, आपस में बियर कर लेते हैं, आपस में एडजस्टमेंट करते हैं। जब न्यू पार्टनर एडमिशन पढ़ोगे तो उस समय जब नया साझेदार हमारा एडमिशन करने आता है, तो उसको हमको बताना होता है कि हमारी आज के डेट में कितनी संपत्ति है और कितनी लायबिलिटीज है, और आज के मूल्य में कितना है। तो उसके वजह से भी हमको प्रेजेंट में हमको क्या करना पड़ता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको ओल्ड पार्टनर, जो पुराने साझेदार है, वो आपस में अपने रेशियो में बांट लेते हैं। अगर किसी पार्टनर के रिटायरमेंट हो जाता है तो पार्टनर अब तक किए गए कार्यों के से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको बियर करना पड़ता है। तो उस समय भी हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन को हम जब उसका पेमेंट्स करते हैं, तो उस समय भी हमको क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। इसलिए आपके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कंपलसरी से 1 से 2 प्रॉब्लम या 3 प्रॉब्लम आपको कंपलसरी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है आपका, इसका जिस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक उसी पेटेंट पे
हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाता है। तो अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, दो पक्ष होगा, ये ईयर एंडिंग में बनाया जाता है, या जिस समय कोई साझेदार एडमिशन लेता है या रिटायर्ड होता है या अपना डीड चेंज कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट्स का कॉलम होता है। और अगर आपको जनरल एंट्री बनाने बोलेगा तो किस प्रकार से जनरल एंट्री बनाएंगे, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाता है संपत्ति के मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में कमी, डिक्रीज्ड इन एसेट्स वैल्यू। तो संपत्ति के मूल्य में कमी के हमारे कारण से पहला कारण महत्वपूर्ण है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन है मूल्यह्रास। हमारे व्यापार में कई प्रकार की हम स्थायी संपत्तियों का, फिक्स्ड एसेट का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारी मुख्य होती है मशीन होती है, फर्नीचर्स होते हैं, मोटर कार होते हैं। तो इन संपत्तियों का अगर हम कंटिन्यूस लगातार यूज करते हैं तो इनके मूल्य में धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कमी हो जाने लगती है। और उसके मूल्य में जो कमी होती है वो कमी हमारे फर्म के लिए क्या होती है, लॉस होती है। इसलिए इसके हमारा क्या आएगा, इसमें आएगा तो आपको बता देगा कि किस पे बोला है, उसका परसेंटेज दिया रहेगा तो आप उतना परसेंट चार्ज कर देंगे। जैसे हमारा हो सकता है आपको फर्नीचर पे बोला है, फर्नीचर का 10%, उसका 10% निकालेंगे। मशीन का आपको बोला है 15% बोला है, तो मशीन का 15% निकालेंगे। और अगर आपको बोल रहा है, आपको फर्नीचर पे या मोटर कार पे बोल रहा है तो मोटर कार पे निकालेंगे, तो मोटर कार का 20%। इस तरह से जिस एसेट्स पे बोलेगा उस एसेट्स का हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण कारण होता है संपत्ति के मूल्य में मार्केट प्राइस में कमी होने के कारण, बाजार मूल्य में कमी होने के कारण। तो मार्केट वैल्यू में कमी होने के कारण, तो सामान्यतः देखा जाता है कई बार हमारी कई ऐसी वस्तु होती है जिसका अचानक मूल्य बढ़ भी जाता है और अचानक मूल्य कम भी हो जाता है। जैसे हमारा स्टॉक है, हमने माल खरीद के लाए हैं 20,000 रुपए का, हमको 2 दिन नहीं हुआ है, आज मार्केट में उसका रेट गिर गया है, आज वो मार्केट में 15,000 हो गया, तो बैठे बुठाए हमको 5,000 का लॉस हो गया। या ये भी हो सकता है 20,000 का माल खरीद के लाए, 4 दिन के बाद उसका वैल्यू मार्केट में 25,000 हो गया, तो हमारा वैल्यू बढ़ भी सकता है। तो बढ़ेगा तो हम इसके क्रेडिट में आएंगे, आगे देखेंगे हम इसको। तो मार्केट वैल्यू में कमी आने के कारण, तो मुख्य रूप से मार्केट के वैल्यू में कमी आती है, एक स्टॉक के वैल्यू में हमेशा कम ज्यादा होते रहता है, और एक इन्वेस्टमेंट विनियोग। तो हमारा अगर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, डिवेंचर खरीदे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू में भी कई बार मार्केट वैल्यू गिर जाता है, कई बार मार्केट वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरा हमारा रीजन होता है आपका बैड डेट्स, डूबत ऋण। तो हमारे जो बैड डेट्स हमारा होता है आपका, हमारे जो जिनको हम उधार माल बेचे रहते हैं, अर्थात वो डेप्टर्स कहलाते हैं, तो उस डेटर्स का हमारा 10%, 5% हमेशा क्या हो जाता है, हमारा पैसा डूब जाता है। तो जितना भी हमको डूबने के चांस होते हैं या डूब जाता है तो उसका हमको निकालना होता है। तो इसका इफेक्ट हमारा 2 पे पड़ता है, एक डेप्टर्स पे पड़ता है और दूसरा बिल्स रेशिएबल में पड़ता है। इनके में आपको बोल देगा कि 5% की दर से रिजर्व करिए या 10% की दर से रिजर्व कीजिए, बनाइए, तो हम 2 का इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से संपत्ति के मूल्य में जो कमी के महत्वपूर्ण कारण होते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है डेप्रिसिएशन है, दूसरा महत्वपूर्ण कारण है मार्केट वैल्यू गिर जाने का कारण है, और तीसरा वैल्यू होता है बैड डेट्स, कस्टमर के द्वारा हमारा पैसा डुबा देना है। इन 3 कारणों से हमारे संपत्ति के मूल्य में क्या होती है, कमी होती है। ठीक इसके विपरीत अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज्ड इन एसेट्स वैल्यू, तो एसेट्स वैल्यू में इंक्रीज किसमें होती है, तो ज्यादातर देखा जाता है कि लैंड की वैल्यू बढ़ती है,
भूमि की मूल्य क्या होता है, हमारा लैंड का वैल्यू बढ़ता है। कई बार हमारे बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ती है, वैसे बिल्डिंग की वैल्यू तो नहीं बढ़ती है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है। जो बिल्डिंग के साथ जो प्लॉट है हमारा अटैच है, उसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर भवन का मूल्य बढ़ गया बोलेगा तो लेंगे। उसी प्रकार स्टॉक का मूल्य हमारा कई बार बढ़ जाता है, और कई बार हमारा इन्वेस्टमेंट जो आपने विनियोग की हो वो उस विनियोग की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो जितना इंक्रीज होगा उसको लिखेंगे। तो यहां पे आपको थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना है। एक आपको बोलेगा भवन के मूल्य में 10,000 रुपए की वृद्धि की गई, तो आप डायरेक्ट भवन के मूल्य में 10,000 की वृद्धि की गई है तो आप भवन का मूल्य क्या जितना 10,000 बढ़ा उसको लिखोगे। कई बार आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले बिल्डिंग हमारी 1 लाख की थी और नीचे एडजस्टमेंट में बताएगा कि वर्तमान में प्रेजेंट में बिल्डिंग की कीमत, बिल्डिंग का वैल्यू 1,50,000 है। तो आपको बता रहा है ऊपर में कितना बता रहा है, 1 लाख ओल्ड वैल्यू, और नीचे में बता रहा है 1,50,000। इसका मतलब आपके बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है, 50,000 बढ़ी है। तो जो 50,000 बढ़ी है वो डिफरेंस को लेंगे। और कई बार इसी प्रकार हमको घटाने में बोल देता है कि बोलता है कि मशीन का मूल्य 2,000 रुपए से कम हो गया, तो डायरेक्ट आप 2,000 यहां लिखेंगे। या बोल देता है मशीन का मूल्य घटकर 8,000 हो गया। हमको बैलेंस शीट के एसेट में मशीन का मूल्य 10,000 दिया है और आपको प्रश्न में बोलता है नीचे में मशीन का मूल्य घटकर 8,000 हो गया, तो आपका डिफरेंस कितना हुआ, 2,000 आएगा। यहाँ पे 8,000 नहीं आएगा, तो इनके शब्दों को ध्यान देना है। तो इस तरह से अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होगा तो किसी भी कारण से कमी होगा तो उसको डेबिट में लिखेंगे। अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो वृद्धि एप्रिसिएटेड होगा, वृद्धि होगा तो उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तीसरा हमारा रीजन होता है दायित्व में वृद्धि होने पर। दायित्व में वृद्धि होने पर तो हमारा होता है इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व में वृद्धि का मतलब, मान लीजिए हमने बैंक से लोन लिए थे 20,000 रुपए, हमको उसका इंस्टॉलमेंट पटाना था, इंटरेस्ट पटाना था। 5 साल हो गया हमने कोई इंटरेस्ट नहीं पटाया, कोई आपने इंटरेस्ट नहीं चुकाया हो, ना तो इंस्टॉलमेंट पटाया हो। अब जब आपने बैंक से पता किया सर मेरा लोन कितना हो गया, तो आपने 10 का लोन लिए तो लोन 15,000 हो गया, तो 5,000 रुपए की तुम्हारी लाइबिलिटीज क्या हो गई, बढ़ गई। पहले हमको 10 लौटाना था, हमको कितना लौटाना पड़ेगा, 15,000। तो 5,000 जो दायित्व में वृद्धि हुई है वो हमारी लॉस है। तो ये ज्यादातर हमारा बैंक लोन में और बैंक ओवरड्राफ्ट में हो सकता है। ठीक इसका उल्टा होता है दायित्व में कमी, डिक्रीज्ड इन लाइबिलिटीज। तो दायित्व में जो कमी होती है, अर्थात हमको किसी का पेमेंट अब हमको या तो कम करना है या तो नहीं करना है। तो सामान्यतः क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में होता है। मान लीजिए हमने एक व्यक्ति से 10,000 का उधार माल खरीदे थे, उसको हमको 10,000 लौटाना है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमने उनसे रिक्वेस्ट किए कि भाई मेरी अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा या कम दे पाऊंगा। तो सामने वाला कहा कि ठीक है भाई मैं 2,000 रुपये आपको छोड़ दे रहा हूं, मेरे को आप 8,000 रुपये पेमेंट कर दीजिए। तो 2,000 रुपये छोड़ दे रहा है वो, तो 2,000 रुपये हमको कम पेमेंट करना पड़ेगा। 2,000 हम कम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। या कई बार क्या होता है, हमने लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स था, हर बार हमको 5,000 रुपये देना है लिखते थे। हमने एक बार दुकान गए देने के लिए, वो दुकान बंद मिलता था। सामने वाला व्यक्ति न तो हमसे पैसा मांगने आया है, न तो उसकी दुकान शॉप खुली रहती है। तो हमने धीरे से उसको क्या कर दिया, राइट अप कर दिए। अब हमको देखे कि अब वो मांग नहीं रहा है, नहीं देना, तो अब हमको 5,000 उसको लौटाना नहीं है, तो लाइबिलिटीज का क्या हो गया, राइट अप हो गया, तो हमको 5,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इस तरह से आपका ज्यादातर ये किस पे इफेक्ट पड़ता है, क्रेडिटर्स पे पड़ता है और बिल्स पेबल पे आपका पड़ेगा, जो आपको भविष्य में हो सकता है आपको नौ लौटाना पड़े। इसके अलावा कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसकी हमने अपेक्षा नहीं किए रहते हैं और हमको पेमेंट करना पड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे आकस्मिक व्यय कहते हैं, कैजुअलिटी एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, या एडिशनल एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ज्यादातर वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आदि रहते हैं,
तो अगर ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस हमको करने पड़ रहे हैं एडिशनल, तो हमारे एक प्रकार से लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो रही है। तो हमारा ज्यादातर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें ज्यादा रहता है या डिस्काउंटेड बिल रहता है, तो इसमें अगर कोई हमको 1500 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा तो उसको लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमारे एसेट्स के मूल्य में कमी होगी और एसेट्स के लाइबिलिटीज के वैल्यू में डिक्रीज अपना इंक्रीज होगा, एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज होगा और लाइबिलिटीज में कमी होगा। तो 2 आइटम हमारे क्रेडिट में जाते हैं और 3 आइटम हमारे डेबिट में आएंगे। फिर इन दोनों का हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। मान लो इधर का टोटल 50,000 आया है और इस साइड का हम टोटल कर रहे हैं तो 35,000 आया, तो 50,000 में से 35,000 को माइनस करोगे तो 15,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 15,000 रुपए जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट कहेंगे। अब अगर क्रेडिट साइड में कम आ जाता है वो कहलाता है रिवैल्यूएशन से आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर एक्स, वाई और जेड अपने रेशो में क्या कर लेंगे, बांट लेते हैं। तो इनका रेशो हमारा मान लीजिए इनका रेशो था 2:2:1 था। तो अब इस तरह से हम 15,000 रुपए को हम क्या करेंगे, 2:5, 2:5 और 1:5 में बांट देंगे। तो पास दिया 15,000, तो 6,000, 6,000 और आपका आ जाएगा 3,000। तो इस तरह से जो प्रॉफिट आएगा वो आपको ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। और यदि हम चेंज इन द शेयर वाले में पढ़ रहे हैं तो वहां पे रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आता है उसमें हम न्यू बैलेंस शीट बनाते समय इनमें जो भी हमारा जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वैल्यू कम हो गई उसको कम कर देते हैं। लेकिन चेंज इन द प्रॉफिट वाले चैप्टर्स में यहाँ पे किसी भी प्रकार के लायबिलिटीज एसेट्स को चेंज नहीं करते हैं। इसके मूल्य से जो हमको प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको पार्टनर गेनिंग रेशियो में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं और आपस में एक दूसरे को ला करके कैपिटल में ला करके एडजस्टमेंट की लॉस को एडजस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह से आपका क्या बना, आपका एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, चाहे वो आपका चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो, चाहे आपका वो न्यू पार्टनर एडमिशन में हो, चाहे रिटायरमेंट में हो, किसी भी स्थिति में होगा तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट इस प्रकार से बनाया जाएगा। अब इसके लिए कई प्रश्नों में आपको हमेशा जनरल एंट्री पूछ देगा। तो जनरल एंट्री बनाने बोलेगा तो पहले हम देखेंगे संपत्ति के मूल्य में कमी हुई थी। तो संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो उसके लिए आपको बनाने एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2। जिन जिन वैल्यू का एसेट्स का वैल्यू डाउन हुआ है, कम हुआ है, डेप्रिसिएटेड हुआ है, उनको लिखेंगे। मान लीजिए किसका हुआ था, मशीन का हुआ तो मशीन अकाउंट, फर्नीचर का हुआ तो फर्नीचर अकाउंट, अगर स्टॉक का हुआ तो स्टॉक, तो जिस जिस वैल्यू का होगा, डेप्टर्स का हुआ तो डेप्टर्स। और क्रेडिट में इनके अमाउंट को लिखेंगे, चारों अमाउंट को, और चारों अमाउंट को यहाँ पे डेबिट में टोटल कर देंगे। तो संपत्ति के मूल्य में कमी, डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू के लिए एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 एसेट्स। तो जिन जिन एसेट्स की वैल्यू जितनी कम हुई है डिफरेंस अमाउंट को ही लिखा जाएगा। ठीक, इसका उल्टा संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर तो एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी। अगर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट DR, अगर आपका फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है तो अपना लैंड का वैल्यू बढ़ रहा है तो लैंड अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जिस जिसकी वैल्यू बढ़ी है उसको डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट में जो जो आइटम आया उसको लिख दीजिए, तीनों टोटल करके क्रेडिट में लिखेंगे इसके लिए। ठीक उसी प्रकार दायित्व में वृद्धि हुई थी, मतलब दायित्व में वृद्धि होना, इंक्रीज इन लायबिलिटीज मतलब लॉस है, तो यह रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2, ज्यादातर इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है बताया मैंने आपको, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, इस पे इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका भी हम जितना होगा तो उसको लिख लेंगे। इसी प्रकार हमारा लायबिलिटीज में कमी आ रही है, हमको पेमेंट कम करना है या नहीं करना है, तो उस समय हमारा हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट क्रेडिटर्स पे ज्यादा आता है। तो क्रेडिटर्स में कम देना है या नहीं देना है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट DR,
बिल्स पेबल अकाउंट DR, 2 क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, इतना हमको पैसा नहीं देंगे तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। कई बार हमको एडिशनल खर्चे करने पड़ जाते हैं, तो उसके लिए एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो उसको हम लिख देंगे। तो इस तरह से आपकी क्या बनती है, हमारी 5 हमारी एंट्रीज बनती है। और छठवीं एंट्री आपकी बनती है, अगर आपको रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट के लिए, लॉस हुआ होगा तो लॉस के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए आपकी एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 2 एस कैपिटल अकाउंट, पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, या एक्स है तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट, या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 2 एक्स करेंट अकाउंट, वाई करेंट अकाउंट और जेड, और यहाँ जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को तीनों को आपस में इन लोग क्या करते हैं, बांट लेते हैं। अगर लॉस होता है तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट DR, वाई कैपिटल अकाउंट DR और जेड कैपिटल अकाउंट DR, और 2 आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अगर आपको जनरल एंट्री पास करने बोलेगा तो आपको साथ में क्या पास करना पड़ेगा, जनरल एंट्री। अगर डायरेक्ट अकाउंट बनाने बोलेगा तो आप लेजर बना सकते हो। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करके सिखाऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे आप जरूर अपना डाउट लिखिए, या जिस चैप्टर के संबंध में, जिसके संबंध में आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, तो उसको भी आप अपने सजेशन बॉक्स में उसमें आप सजेशन दे सकते हैं कि आप किस वीडियो को देखना चाहते हैं। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसके आने वाले बहुत से हमारे चैप्टर्स बाकी हैं, इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। तो छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को नमस्कार।